हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर पंकज मिश्रा और आप देख रहे हैं स्टडी IQIAS हिंदी। इस वीडियो सीरीज में हम लोग पॉलिटी के PYQs कर रहे हैं और लास्ट वीडियो में हमने संवैधानिक और गैर संवैधानिक संस्थाओं पर चर्चा की थी। तो इन्हीं संस्थाओं के आए हुए शेष प्रश्नों पर आज चर्चा करते हैं और देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न आपका कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित संगठनों निकायों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय विधि आयोग और राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग। प्रश्न यह पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कितने निकाय संवैधानिक निकाय हैं, निम्नलिखित में से कितने निकायों को हम संवैधानिक निकाय मानेंगे। ठीक है, तो वन बाय वन चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। तो जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, इसके संबंध में संविधान के अनुच्छेद 338B में दिया गया है। ठीक है, और इसे जो है 102वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में स्थान दिया गया। ठीक है, तो एक प्रकार से यह संवैधानिक संस्था हो जाती है क्योंकि इसको संविधान के अनुच्छेद 338B में आप पाते हैं। ठीक है, तो यह एक संवैधानिक संस्था है, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक बात आपको यहां से और ध्यान रखनी है कि पिछड़ा वर्ग का क्राइटेरिया क्या है, पिछड़ा वर्ग किसको कहेंगे। तो पिछड़ा वर्ग का जो क्राइटेरिया है ना, उसमें आपको ध्यान रखना है कि पिछड़ा वर्ग के बारे में संविधान का अनुच्छेद 15 का 4 बताता है, अनुच्छेद 15(4) बताता है इसके बारे में। और वहां पर जब पिछड़ा की बात की जा रही है तो सामाजिक पिछड़ापन और शैक्षिक पिछड़ापन इन दो की बात की जा रही है। ठीक है, तो आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान रखना है कि ये दोनों क्राइटेरिया अगर फुलफिल होते हैं किसी जाति या कुछ जातियों के पर, तो इसको हम मानेंगे कि ये पिछड़ापन है, ये पिछड़ा वर्ग में आने लायक जाति है। ठीक है, तो पहला राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग तो आपका संवैधानिक निकाय है। दूसरा जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, इसकी स्थापना जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो नेशनल ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट बना था 1993 में और उसके अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी। तो इसलिए इसके लिए आपने क्या देखा कि इसको जो है एक अधिनियम के अंतर्गत इसको स्थापित किया जा रहा है। राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम द्वारा अधिनियम के अंतर्गत इसको स्थापित किया जा रहा है। तो इस प्रकार से यह एक सांविधिक संस्था हो जाएगी, यह एक संवैधानिक संस्था नहीं कहलाएगी। ठीक है, और यह अधिनियम जो पारित किया गया था, यह अधिनियम 1993 में पारित किया गया था और इसमें वर्ष 2006 में संशोधन किया गया। तो यह पारित किया गया है आपका 1993 में और 2006 में इसमें एक बार संशोधन हुआ है। यह एडिशनल जानकारी है जो आपको पता होनी चाहिए। तो यह एक सांविधिक संस्था हो गई, तो इसको हम संवैधानिक संस्था नहीं मानेंगे। अगला है राष्ट्रीय विधि आयोग। तो देखिए, जो विधि आयोग है इसका गठन ना तो किसी कानून के अंतर्गत किया जाता है और ना ही किसी संविधान की धारा में इसको दिया गया है। इसकी जो अधिसूचना है वो कानून और न्याय मंत्रालय जारी करता है और उसकी अधिसूचना के आधार पर इसका गठन किया जाता है। ठीक है, तो यह विधि मंत्रालय की अधिसूचना द्वारा बनता है। तो इसको तो हम ना संवैधानिक संस्था कह सकते हैं और ना ही इसको सांविधिक संस्था कह सकते हैं। ठीक है, तो यह भी गलत ऑप्शन हो जाता है। इसको हम विधि मंत्रालय की अधिसूचना लिख देते हैं जिससे आपको पता रहे कि किस आधार पर इसका गठन हो रहा है। जो राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग है, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन राइट्स के लिए बनाया गया है, जो उपभोक्ता अधिकार है उनके संरक्षण के लिए बनाया गया है, इसके लिए 1986 में एक अधिनियम पारित किया गया था, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। ठीक है,
तो 1988 में इसको स्थापित किया गया और यह चूंकि एक अधिनियम से स्थापित हो रहा है तो यह भी एक सांविधिक संस्था है, यह भी एक सांविधिक संस्था है और इसका स्थापना जो हो रहा है वो उपभोक्ता अधिकार संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत हो रहा है 1988 में। उपभोक्ता अधिकार संरक्षण अधिनियम 1986 में एक्ट बनता है और इसकी स्थापना होती है 1988 में। ठीक है, तो इस प्रकार से इसकी स्थापना की जा रही है। ठीक, तो यह एक आयोग है जो कि सांविधिक आयोग कहलाएगा। तो इस प्रश्न के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इस प्रश्न के हिसाब से केवल एक ही ऑप्शन सही होगा जो कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, जिसे हम संवैधानिक संस्था मान रहे हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और आपका अगला प्रश्न जो है वो कह रहा है कि भारत में चाय बोर्ड जो टी बोर्ड है उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चाय बोर्ड एक सांविधिक निकाय है। यह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से संलग्न नियामक संस्था है। अगला, चाय बोर्ड का प्रधान कार्यालय बेंगलुरु में स्थित है। और अगला, इस बोर्ड के दुबई और मॉस्को में विदेशी कार्यालय हैं। ठीक है, तो देखिए चाय बोर्ड ऑफ इंडिया जो है ना, अगर हम उसका इतिहास देखें तो सबसे पहले चाय बोर्ड ऑफ इंडिया जो बनाया गया था वो 1903 में बनाया गया था, 1903 में बनाया गया था। लेकिन बाद में चाय बोर्ड अधिनियम पारित किया गया, चाय अधिनियम 1953 पारित किया गया और 1954 में जो इस समय वर्किंग चाय बोर्ड है उसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो 1954 से यह अस्तित्व में है। सबसे पहली बात जो महत्वपूर्ण रूप से यह है, तो पहली बात तो बिल्कुल सही हो गई क्योंकि चाय बोर्ड अधिनियम आप पारित कर रहे हैं तो इसका मतलब यह एक सांविधिक संस्था हो जाएगी। पहला पॉइंट आपका सही है। ठीक है, जो दूसरा पॉइंट है, जो चाय बोर्ड है वो किसान और कृषि कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत कार्य नहीं करता है, यह कार्य करता है वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत। यह कार्य करता है वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत, न कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत। ठीक है, तो यह एक वैधानिक निकाय है जो कि वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। इस बोर्ड में मुख्यतः जो है 31 मेंबर होते हैं, 31 सदस्य होते हैं। ठीक है, और यह जो बोर्ड है ना, ये बेसिकली जो चाय उत्पादक हैं, जो चाय के प्रोड्यूसर्स हैं, है ना, जो चाय के व्यापारी हैं, जो बिचौलिए हैं, जो ट्रेड यूनियन हैं और सरकार के स्टेक होल्डर्स हैं, इन सबको मिल करके बनता है और इसका जो है गठन हर 3 साल पर किया जाता है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट तो आपका गलत हो गया। तीसरा कह रहा है इसका प्रधान कार्यालय बेंगलुरु में है। नहीं जी, इसका प्रधान कार्यालय बेंगलुरु में नहीं है, इसका जो हेड ऑफिस है वो कोलकाता में है। ठीक है, इसका हेड ऑफिस कोलकाता में है, तो ये प्रश्न भी आपका गलत हो गया। चौथा पॉइंट कह रहा है कि इसका दुबई और मॉस्को में विदेश में कार्यालय है, तो यह पॉइंट बिल्कुल सही है। दुबई और मॉस्को में इसके फॉरेन में कार्यालय बनाए गए हैं जो कि वहाँ पर हमारे चाय के प्रमोशन के लिए, प्रचार प्रसार के लिए काम करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से यह पॉइंट आपका सही है। तो पहला और चौथा ही इसमें सही है, दूसरा और तीसरा रॉन्ग है, तो आप इसमें डी लगा दीजिए। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि भारत में कोयला नियंत्रक संगठन कोल कंट्रोलर्स ऑर्गेनाइजेशन CCO की क्या भूमिका है। कोयला नियंत्रक संगठन भारत में कोयला सांख्यिकी का प्रमुख स्रोत है। यह बद्ध कोयला लिग्नाइट खंड के विकास की प्रगति का मॉनिटरिंग करता है। यह कोयला युक्त क्षेत्रों के अधिग्रहण के संबंध में सरकार की अधिसूचना के प्रति किसी आपत्ति का अनुश्रवण करता है और यह सुनिश्चित करता है कि कोयला खनन कंपनियां विहित समय में अंतिम उपभोक्ताओं को कोयला वितरण करें। ठीक है, तो ये प्रश्न कोयला जो
भारत में कोयला नियंत्रक संगठन है उसके बारे में है, ठीक है, उसके बारे में ये बात कर रहा है। तो देखिए जो पहला पॉइंट है कि कोयला नियंत्रक संगठन भारत सरकार में कोयला सांख्यिकी का प्रमुख स्रोत है। देखिए जो भी स्टैटिस्टिक्स है, जो सांख्यिकी अधिनियम 2008 बनाया गया था, उसके अंतर्गत कोयला और लिग्नाइट के संबंध में जो भी डेटा कलेक्शन है, जो भी डेटा पब्लिकेशन है, वो सब कोयला नियंत्रक करता है। तो पहला पॉइंट आपका बिल्कुल सही है और ये सांख्यिकी अधिनियम के अंतर्गत इसे पावर दी गई है। तो इसको पावर मिलती है सांख्यिकी अधिनियम 2008 से ये पावर इसको प्राप्त होती है, ठीक है। दूसरा, यह बद्ध कोयला लिग्नाइट खंड के विकास की प्रगति का मॉनिटरिंग करता है, ठीक है। तो देखिए जो लिग्नाइट ब्लॉक है ना, जो भी आपके कोयले के ब्लॉक हैं, उनके बारे में जो भी निगरानी और प्राधिकरण का काम है, जो भी उसमें डेवलपमेंट हुआ है, उन सब की मॉनिटरिंग करने का काम के लिए ही कोयला नियंत्रक संगठन की स्थापना की गई है। ये तो यह तथ्य भी आपका सही है, दूसरा भी सही है। तीसरा, यह कोयला युक्त क्षेत्रों के अधिग्रहण के संबंध में सरकार की अधिसूचना के प्रति किसी आपत्ति का अनुश्रवण करता है। देखिए जो भी ऑब्जेक्शन आ रहे हैं अलग अलग स्टेक होल्डर से, अगर मान लीजिए सरकार ने किसी कोयला खदान को लेकर कोई भी अधिसूचना जारी की गई है, तो उन सब मामलों की सुनवाई और उन सब मामलों का निपटारा जो है कोयला नियंत्रक संगठन का प्रमुख उत्तरदायित्व है। तो इस प्रकार यह बिंदु भी आपका सही है, ठीक है। चौथा, यह कह रहा है कि यह सुनिश्चित करता है कि कोयला खनन कंपनियां विहित समय में अंतिम उपभोक्ताओं को कोयला वितरण करें, ठीक है। देखिए ये तो इसकी प्रमुख भूमिकाओं में नहीं आता, ये इसकी भूमिकाओं में नहीं आता है। वास्तव में जो कोयला नियंत्रक संगठन है उसके पास यह कार्य नहीं है, ठीक है, और ना ही उसके उत्तरदायित्वों में इस प्रकार से कोई भी चीज़ मेंशन की गई है, ठीक है। तो जो कोयला नियंत्रक संगठन है, जो आपका सीसीओ है, वो यह कार्य नहीं करता है क्योंकि इसके कार्यों में इसका कोई वर्णन नहीं मिलता है। आपको ध्यान रखना है कि जो कोयला नियंत्रक संगठन है वह वास्तव में कोयला मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, कोयला मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। और इसके साथ साथ ये जो कोयला मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, ये एक अधीनस्थ कार्यालय भी है और इसका मुख्यालय जो है वो कोलकाता में है। कोलकाता में इसका मुख्यालय है, हेड ऑफिस जो है कहाँ है, कोलकाता में है, ठीक है। इसके साथ साथ इसके कुछ क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं, जो रीजनल ऑफिस हैं, जो रीजनल हेड ऑफिसेज हैं, वो आपके धनबाद में, रांची में, बिलासपुर में, नागपुर, संबलपुर, कोठागुंडम और आसनसोल में है। तो इसके रीजनल ऑफिसेज कहाँ कहाँ हैं, धनबाद, रांची, नागपुर, संबलपुर, बिलासपुर, कोठागुंडम और आसनसोल, ठीक है, ये रीजनल कार्यालय हैं। तो इसके बारे में जितनी डिटेल्स आपको देनी थी वो हमने बता दी। तो अब आप देखिए इसमें सही कौन से हैं, 1, 2 और 3 सही है। तो आप इसमें क्या लगाएंगे, आप इसमें लगाएंगे ए, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत में विधिक सेवा प्रदान करने वाले प्राधिकरण लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज निम्नलिखित में से किस प्रकार के नागरिकों को निःशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान करते हैं, ठीक है। तो देखिए मुफ्त और समान न्याय, ये एक महत्वपूर्ण अवधारणा है डीपीएसपी की, और उसको पूरा करने के लिए जो है सबको न्याय देने के लिए और मुफ्त न्यायिक सहायता के लिए, तो ये आपका विधिक सेवा प्राधिकरण बनाया गया है, ठीक है। तो जो कमजोर वर्ग हैं, ठीक है, जो समाज के कमजोर वर्ग हैं, उनको निःशुल्क विधिक सेवाएं देने के लिए इस विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के अंतर्गत इसका गठन किया गया। तो ये पहली बात यह है कि इसका गठन जो है वो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अंतर्गत 1987 की धारा 12 के अंतर्गत इसका गठन किया गया है, ठीक है। ये गरीबों को, कमजोर वर्गों को, असहायों को मुफ्त न्यायिक सहायता देने का प्रावधान करता है, ठीक है। तो अब इसमें कौन कौन से लोग हैं जिनको मुफ्त न्यायिक सहायता दी जाएगी, ठीक है।
अब देखिए इसमें जो ऑप्शंस हैं वो है 1 लाख से कम वार्षिक आय वाले व्यक्ति को, 2 लाख से कम वार्षिक आय वाले ट्रांसजेंडर को, 3 लाख से कम वार्षिक आय वाले अन्य पिछड़े वर्ग को, सभी वरिष्ठ नागरिकों को। ठीक है, तो इसमें जो है आप देखिए सबसे पहली चीज़ ये है कि क्या कैटेगरीज है, क्या क्राइटेरिया हैं जिनको मुफ्त न्यायिक सहायता देनी है आपको। तो SC ST को, जो आपको धारा 12 है जो उपलब्ध कराती है किसको किसको मुफ्त न्यायिक सहायता का अधिकार है, पहला तो SC ST को है, अनुसूचित जाति को, अनुसूचित जनजाति को है। जो लोग अनुच्छेद 23 के अंतर्गत शोषित हों, जैसे मानव तस्करी के शोषित हों, उनको मुफ्त न्यायिक सहायता देने का प्रावधान करता है। महिलाओं और बच्चों को मुफ्त न्यायिक सहायता देने का प्रावधान करता है। जो मानसिक रूप से बीमार हैं उनके लिए भी मुफ्त न्यायिक सहायता की बात करता है। इसके साथ साथ जो आपदाएं आती हैं उन आपदाओं के पीड़ितों को, जैसे सूखा है, बाढ़ है, भूकंप है, महामारी है, उनके पीड़ितों को भी मुफ्त न्यायिक सहायता देने का प्रावधान करता है ये। इसके साथ साथ ऐसे व्यक्ति जिनकी एनुअल इनकम 1 लाख रुपए से कम है उनको भी मुफ्त न्यायिक सहायता देने की बात करता है, अब वो इनमें से किसी कैटेगरी में आ रहे हों या ना आ रहे हों। जो ट्रांसजेंडर्स के लिए कहा गया है कि 2 लाख से कम वार्षिक आय वाले ट्रांसजेंडर को, तो इसके लिए जो दिल्ली का नालसा पोर्टल है, दिल्ली में जो नालसा पोर्टल है वहाँ पर ये क्लियर लिखा हुआ है कि 2 लाख रुपए से कम अगर इनकम है ट्रांसजेंडर की तो उन्हें भी मुफ्त न्यायिक सहायता दी जानी चाहिए। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। OBC के लिए कोई अलग से क्राइटेरिया नहीं दिया गया है, वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी कोई अलग से क्राइटेरिया नहीं दिया गया है। इन्हीं क्राइटेरिया में जो लोग आते हैं उन्हीं सबको रखा जाएगा। अगर राज्य सरकारें ऐसा चाहें, ये ध्यान रखिएगा कि अगर राज्य सरकारें चाहें तो इन कैटेगरीज को भी दे सकती हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि राज्य सरकार ऐसा करे अलग से प्रावधान। ठीक है, लेकिन ऐसा कोई प्रावधान धारा 12 में नहीं किया गया है, तो इसलिए इसमें 1 और 2 सही है, तो आप इसमें A लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न हो गया आपका। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है आपका 136। यह प्रश्न कह रहा है कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड PNGRB भारत सरकार द्वारा स्थापित प्रथम नियामक निकाय है। फर्स्ट रेगुलेटरी बॉडी जो है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड है। दूसरा पॉइंट यह कह रहा है PNGRB का एक कार्य गैस के लिए प्रतियोगी बाजारों को सुनिश्चित करना है। PNRGB के निर्णयों के विरुद्ध अपील विद्युत अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष की जाती है। ये 3 पॉइंट दिए गए हैं और पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं। तो देखिए जो पहला पॉइंट है वो ये कह रहा है कि ये भारत सरकार द्वारा स्थापित प्रथम नियामक निकाय है, यानी कि रेगुलेटरी बॉडी है। तो देखिए जो पहला नियामक निकाय भारत सरकार ने स्थापित किया था वो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड नहीं था, वह था भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, जिसको आप कहते हैं ट्राई, जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। ठीक है, ये भारत सरकार द्वारा स्थापित प्रथम नियामक निकाय है। यह भारत सरकार द्वारा स्थापित प्रथम नियामक निकाय है। ठीक है, इसकी स्थापना भारत सरकार ने सबसे पहले की थी। ठीक है, इसके बाद अन्य के साथ साथ पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड की भी स्थापना की गई। तो पहला पॉइंट आपका गलत है। दूसरा कह रहा है इसका कार्य गैस के लिए प्रतियोगी बाजारों को सुनिश्चित करना है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट बिल्कुल सही है। इसका जो बोर्ड बनाया गया है इसके प्रस्ताव में ही ये कहा गया था कि जो भी गतिविधियां बाजार में होती हैं उसमें कॉम्पिटिटिवनेस बना रहे, उसमें मोनोपोली की टेंडेंसी ना हो, प्रतिस्पर्धा बनी रहे, यह बढ़ावा देना काम होगा आपके PNGRB का। तो यह पॉइंट तो आपका सही है। निर्णयों के विरुद्ध विद्युत अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष अपील कर सकते हैं आपको अगर PNGRB का निर्णय पसंद नहीं आया है। तो देखिए विद्युत अधिनियम 2003 यह प्रावधान करता है कि अगर आपको इसके निर्णयों के विरुद्ध कोई अपील करनी है तो हम उसकी अपील सुनेंगे। ठीक है, तो यह विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत
विद्युत अपीलीय प्राधिकरण को यह अधिकार दिया गया है कि वह पीएनजीआरबी के निर्णयों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई कर सके। तो तीसरा पॉइंट भी आपका सही है। अब आप इस प्रश्न के उत्तर में कौन से सही है में केवल 2 और 3 को लगाएंगे, यानी कि बी को सही लगाएंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि भारत में दूरसंचार, बीमा, विद्युत आदि जैसे क्षेत्रों में स्वतंत्र नियामकों का पुनरीक्षण निम्नलिखित में से कौन करता है। मतलब जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं, ठीक है, वो रेगुलेटरी बॉडीज कैसे काम कर रही हैं, क्या काम कर रही हैं, उनके कामों का जो पुनरीक्षण है, जो उनके वर्क का रिव्यू है, वो कौन करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन है संसद द्वारा गठित तदर्थ समितियां, दूसरा संसदीय विभाग संबंधी स्थायी समितियां, तीसरा वित्त आयोग, चौथा वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग और चौथा नीति आयोग। ठीक है, देखिए संसदीय समितियों के बारे में आप समझिएगा कि जो संसदीय समितियां होती हैं वे 2 प्रकार की होती हैं। ठीक है, एक तो आपकी स्थायी समितियां होती हैं और दूसरी अस्थायी समितियां होती हैं। ठीक है, जो तदर्थ समितियां होती हैं उन्हीं को अस्थायी समितियां कहते हैं। तो इन समितियों का गठन भी इनके मूल्यांकन के लिए किया जा सकता है और विभिन्न प्रकार के विभागों में स्थायी समितियां हैं। भारत में 24 विभागीय स्थायी समितियां हैं जो अन्य अलग अलग विभागों के कार्यों की मूल्यांकन करती हैं। ये स्थायी समितियां भी इनका मूल्यांकन कर सकती हैं। जो वित्त आयोग होता है, वो वित्त आयोग की जो सलाह होती है वो वास्तव में उसे अनुशंसाएं देनी होती हैं राजस्व के वितरण के संबंध में। वो किसी भी संस्था का मूल्यांकन या पुनरीक्षण का कार्य नहीं करता है, तो इसे ऐसी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी गई है। इसी प्रकार से नीति आयोग भी केवल भविष्य के लिए क्या नीतियां होनी चाहिए, किस प्रकार से भारत को एक भविष्य में कैसा हमें बनाना है या कैसा हमें इसे ले जाना है, उस संदर्भ में वो अनुशंसा तो करेगी, लेकिन वो किसी भी प्रकार के नियामकों का पुनरीक्षण जैसा कार्य नहीं करती है। ठीक है, अब जो वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग है, ठीक है, यह आयोग जो है वित्तीय कानूनों की समीक्षा के लिए बनाया जाता है। इसका काम है वित्तीय कानून जो बने हुए हैं या बनाए जाने हैं उनकी समीक्षा करना। ठीक है, वित्तीय कानूनों की समीक्षा करना, ना कि जो नियामक आयोग बनाए गएंगे उनकी समीक्षा करना। तो यह भी आपका गलत हो जाएगा। तो प्रश्न के हिसाब से अगर आप देखें तो कौन सा सही उत्तर हो सकता है, केवल 1 और 2 सही उत्तर हो सकता है, 3, 4 और 5 सही ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी किस प्रकार केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी से भिन्न है। ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो जो एनजीटी है, पहला पॉइंट कह रहा है कि एनजीटी का गठन एक अधिनियम द्वारा किया गया, जबकि सीपीसीबी का गठन सरकार के कार्यपालक आदेश द्वारा गठित किया गया। दूसरा, एनजीटी पर्यावरणीय न्याय उपलब्ध कराता है और उच्चतर न्यायालयों में मुकदमों के भार को कम करने में सहायता करता है, जबकि सीपीसीबी झरनों, कुओं की सफाई को प्रोत्साहित करता है तथा देश में वायु की गुणवत्ता में सुधार लाने का लक्ष्य रखता है। ठीक है, तो इसके दोनों पॉइंट्स को देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये कह रहा है कि एनजीटी जो है वह एक अधिनियम द्वारा गठित किया गया और सीपीसीबी का गठन सरकार के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से किया गया। ठीक है, तो देखिए जो एनजीटी है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण है, इसकी स्थापना एक वैधानिक निकाय के तौर पर की गई और इसके लिए राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम पारित किया गया। ठीक है, इसके लिए एक राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम पारित किया गया है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम। चूंकि यह अधिनियम के अंतर्गत बन रहा है, ठीक है, चूंकि यह अधिनियम के अंतर्गत बन रहा है, इस वजह से यह क्या हो जाएगा, यह एक विधायी संस्था हो जाएगी या सांविधिक संस्था हो जाएगी। ठीक है, जो सीपीसीबी है, जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, वह भी एक वैधानिक संगठन है जिसे
सितंबर 1974 में गठित किया गया था और इसके लिए जो कानून है वो जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम है 1974 का। ठीक है, तो यह जो आपका CPCB है यह भी एक सांविधिक संस्था है, सांविधिक या विधायी संस्था है। ठीक है, ना कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनी हुई संस्था। तो आपका पहला पॉइंट तो गलत है। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपका कह रहा है कि जो CPCB है जो NGT है वो पर्यावरणीय न्याय यानी कि इकोलॉजिकल जस्टिस, एनवायरमेंटल जस्टिस करता है और उच्चतर न्यायालयों में मुकदमे के भार को कम करने में सहायता करता है। कहने का मतलब यह है कि अगर जो भी पर्यावरणीय मुद्दे हैं उसके लिए आप जाते हैं और उसके मामलों को स्पेशलाइज्ड ढंग से सॉल्व करने के लिए आप जुडिशरी में ना जाएं, सीधे NGT में जा सकते हैं और इसलिए ये निश्चित तौर पर पहला पॉइंट, ये वाली लाइन सही है। फिर CPCB झरनों, कुओं आदि की सफाई को प्रोत्साहित करता है तथा देश में वायु की गुणवत्ता में सुधार का लक्ष्य रखता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो CPCB है, ठीक है, उसकी स्थापना ही जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974 के अंतर्गत की गई। ठीक है, तो अब आपको पता है कि वास्तव में इसका मुख्य कार्य जलों से संबंधित स्रोतों को लेकर के है और वायु की गुणवत्ता को लेकर के है। ठीक है, तो ये दोनों काम इसके मुख्य कार्य हैं। तो ये पॉइंट तो बिल्कुल आपका सही है। तो आपसे अगर पूछा जा रहा है कौन सा सही है तो आप बताइए केवल 2 सही है, 1 इसमें रॉन्ग है। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का निर्वाचन आयोग एक 5 सदस्यीय निकाय है। संघ का गृह मंत्रालय आम चुनाव और उपचुनाव दोनों के लिए चुनाव कार्यक्रम तय करता है। निर्वाचन आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन और विलय से संबंधित विवाद का निपटारा करता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात, निर्वाचन आयोग की सदस्य संख्या क्या होगी? इस संबंध में संविधान जो प्रावधान करता है, संविधान के अनुच्छेद 324 में स्पष्ट कहा गया है कि राष्ट्रपति भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करेंगे, निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करेंगे और जैसा वे उचित समझे या जैसी आवश्यकता हो उसके अनुसार वे अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति करेंगे। ऐसा कोई नंबर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर संविधान नहीं देता है। अगर हम भारत के आज़ादी के बाद से निर्वाचन आयोग के गठन के बाद से लेकर अब तक के निर्वाचन आयोग का संगठन देखते हैं तो हमें पता चलता है प्रारंभ में एक ही निर्वाचन आयुक्त हुआ करता था। राजीव गांधी के समय जब वोटिंग एज कम की गई थी तो 1 से बढ़ा करके 3 निर्वाचन आयुक्त कर दिए गए, बाद में पुनः 1 कर दिया गया और फिर TN शेषन साहब के बाद से इसको 1+2 कर दिया गया, यानी कि 3 सदस्यीय। तो वर्तमान में भी 3 सदस्यीय निर्वाचन आयोग है, ना कि 5 सदस्यीय, और ना ही कभी भारत में 5 सदस्यीय निर्वाचन आयोग रहा है। तो यह एक गलत लाइन है। अगर 3 होता तो आपका सही होता। अगला, संघ का गृह मंत्रालय आम चुनाव और उपचुनाव दोनों के लिए चुनाव कार्यक्रम घोषित करता है, तय करता है। देखिए, जो चुनाव कार्यक्रम तय करना है, चुनाव की बारे में जो भी निर्णय लेना है, ठीक है, यह सब काम, जो भी अधिसूचना जारी करनी है, कार्यक्रम जारी करना है, तारीखें जारी करनी है, ये सारा का सारा काम चुनाव आयोग का उत्तरदायित्व है और चुनाव आयोग इस संबंध में गृह मंत्रालय से राय नहीं लेता है। ठीक है, तो वास्तव में गृह मंत्रालय नहीं बल्कि निर्वाचन आयोग यह काम करता है। निर्वाचन आयोग यह काम करता है। तो यह पॉइंट भी आपका गलत हो जाता है। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि निर्वाचन आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन विलय से संबंधित विवाद का निपटारा करता है। देखिए, निर्वाचन आयोग के बारे में ये बात बिल्कुल क्लियर रखिएगा कि जितने भी राजनीतिक दल हैं उनको मान्यता देने से लेकर उसमें कोई भी विलय हो रहा है, विघटन हो रहा है, कोई नई पार्टी बन रही है, हर एक विभाजन हो रहा है, हर एक चीज़ को रिकॉग्नाइज करना और ऐसे मामलों की जो सुनवाई करना है, जो विवाद है उन्हें हल करना है, ये काम निर्वाचन आयोग का होता है। तो यहाँ पर तीसरा पॉइंट सही है। प्रश्न यह पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो इसमें केवल 3 सही है, आप डी लगाएंगे। ठीक है, इसमें केवल और केवल 3 सही है तो आप केवल डी लगा सकते हैं। अगला प्रश्न,
भारत सरकार ने नीति आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसके स्थान लेने के लिए की है? मानव अधिकार आयोग, वित्त आयोग, विधि आयोग, योजना आयोग। 2015 का प्रश्न है, इसलिए आपको इतना आसान लग रहा होगा। ठीक है, देखिए 2015 में ही नीति आयोग का गठन हुआ था। ठीक है, नीति आयोग जो है वो बनता है आपका 1 जनवरी 2015 को, और नीति का फुल फॉर्म क्या है? नीति का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये भी नोट कर लीजिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, तो बेसिकली नीति आयोग का गठन जो किया गया था वो किया गया था एक ऐसे थिंक टैंक के रूप में काम करने के लिए जो भारत सरकार का थिंक टैंक हो और फ्यूचर इंडिया के लिए प्लान्स कर सके। ठीक है, तो इसका जो गठन किया गया वो योजना आयोग के स्थान पर किया गया, ना कि अन्य किसी आयोग के। तो वर्तमान में योजना आयोग कार्यरत नहीं है, उसके स्थान पर नीति आयोग कार्यरत है। नीति आयोग के जो चेयरमैन होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं, जो प्रधानमंत्री हैं वो नीति आयोग के भी पदेन अध्यक्ष होते हैं। इसके साथ साथ इसका एक अलग संगठनात्मक ढांचा है। योजना आयोग और नीति आयोग में एक जो बड़ा अंतर है वो ये है कि योजना आयोग संघीय व्यवस्था का रिप्रेजेंटेशन नहीं करता था। ठीक है, उसमें राज्यों का रिप्रेजेंटेशन कोई डायरेक्ट नहीं होता था, जबकि नीति आयोग एक संघीय व्यवस्था के मॉडल पर बनाया गया संगठन है। ये एक मूलभूत अंतर है जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपका इसमें सिंपल डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का महान्यायवादी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है, लोकसभा की किसी समिति का सदस्य हो सकता है, लोकसभा में बोल सकता है, लोकसभा में मतदान कर सकता है। ठीक है, तो आर्टिकल जो है भारतीय संविधान का 76 भारत के महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल की बात करता है। अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 76। और महान्यायवादी भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है, फर्स्ट लॉ ऑफिसर होता है, जिसको अपॉइंट करते हैं भारत के राष्ट्रपति। महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका कोई कार्यकाल नहीं दिया गया है। ठीक है, और इसके वेतन इत्यादि भत्तों इत्यादि के बारे में राष्ट्रपति निर्णय लेते हैं। इसकी पावर्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो इसकी एक विशिष्ट पावर है जो किसी अन्य पदाधिकारी को प्राप्त नहीं है भारत में, और वह है संसदीय कार्यवाहियों का हिस्सा बनना। ठीक है, तो उसके पास यह अधिकार है कि वह लोकसभा ही नहीं, राज्यसभा की कार्यवाही, संसद की कार्यवाही का मतलब दोनों हाउस, तो वो कार्यवाही में भाग ले सकता है, किसी भी मुद्दे पर अपने विचार रख सकता है यानी कि बोल सकता है, और लोकसभा की या संसद की किसी भी समिति का उसको सदस्य नियुक्त किया जा सकता है। वहां पर भी अगर उसकी राय की आवश्यकता है तो उसे नियुक्त किया जा सकता है। ये सारी विशिष्ट पावर एक किसी पदाधिकारी को अगर प्राप्त है संविधान के अंतर्गत, अन्य किसी भी पदाधिकारी को जो संसद और चुनाव और लोकसभा से नहीं जुड़ा हुआ है या राज्यसभा से, उसे ये अधिकार प्राप्त नहीं है। तो यहाँ पर ये विशिष्ट हो जाता है। तो ये सारे अधिकार हैं, वो बैठक में भाग लेगा, बात कहेगा, अपने विचार रखेगा, और समितियों में भी जा सकता है, अपॉइंट हो सकता है, वहाँ पर भी अपने विचार रख सकता है। केवल एक पावर इसके पास नहीं है कि वह इन प्रक्रियाओं में मतदान यदि होता है तो वह मतदान नहीं कर सकता। मतदान नहीं कर सकता क्योंकि वो मेंबर नहीं है, तो वो मतदान नहीं कर सकता है। लेकिन बाकी सारी पावर्स हैं उसके पास, तो आप इसमें बिल्कुल बेझिझक सी लगा दीजिए, और सी आपका सही जवाब है। ठीक है, तो जो हमने आज संवैधानिक संस्थाएं और गैर संवैधानिक और विधायी संस्थाओं के बारे में आज चर्चा की, मुझे लगता है कि आपको ये टॉपिक थोड़ा समझ आया होगा अच्छे से, और क्वेश्चंस का नेचर देखने के बाद आपको आइडिया लग गया होगा कि किस प्रकार के प्रश्न आपसे यूपीएससी एक्सपेक्ट करता है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में हम आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।